हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शत्रुघ्न मिश्रा टारगेट अकादमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल सामान्य अध्ययन श्रृंखला के संविधान के खंड पर मैंने एक छोटा सा वीडियो लेक्चर दिया था। उम्मीद है कि वो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान सभा, जैसा कि बोर्ड में देख रहे होंगे, एवं संविधान निर्माण के बारे में एक चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं पर फोकस कर लें जिनको लेकर आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। देख रहे हैं कि पहले हमने यहां लिखा है संविधान सभा, इसके बाद कैबिनेट मिशन लिखा है और फिर बोर्ड में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो आपको समझने में सहायक है। प्रश्न उठता है कि संविधान सभा क्या है। किसी स्वतंत्र एवं संप्रभु देश के लिए नियमों को, सिद्धांतों को तय करने वाली या गढ़ने वाली स्वतंत्र निर्वाचित लोगों की सभा को ही हम संविधान सभा कहते हैं। ऐसे ही एक विशेष संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया। एक प्रश्न यहां पर उठता है कि वह संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, क्या संप्रभु सभा थी? डी.डी. बसु सर ने अपनी इस पुस्तक में इस सवाल को उठाया है और अच्छे तरीके से समझाया है कि निश्चित रूप से जब कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, भले ही हमारा देश स्वतंत्र उस समय ना रहा हो, 1946 की बात है, लेकिन ठीक 15 अगस्त 1947 को भारत न केवल स्वतंत्र हुआ, अपितु एक संप्रभु देश बन गया। संप्रभु का तात्पर्य है वह देश जो अपने आंतरिक एवं बाहर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में पूर्ण आजाद है। अगर हमारी संविधान सभा संप्रभु न होती तो निश्चित रूप से आजादी के बाद हम उस संविधान सभा को रद्द कर सकते थे और नए संविधान सभा का गठन कर सकते थे। तो ये रही इससे जुड़े एक छोटे से विवाद की बात। आप बच्चों, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ऐसे कौन से अवसर आए जब संविधान सभा की चर्चा हुई, उनकी मांग हुई। ये बात अलग है कि अंतिम रूप से संविधान सभा जिसने हमारे संविधान को बनाया, उसकी शुरुआत 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उल्लेख करना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि पहली बार स्पष्ट रूप से 1922 में गांधी जी ने यह मांग की। उस समय बच्चों असहयोग आंदोलन चल रहा था, अपने पीठ पर था कि हम एक संविधान की मांग करते हैं और यह संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया गया। घटना चक्र चलता रहा, संविधान न तो बन पाया, न संविधान सभा गठित हो पाई, लेकिन आगे चल गया। जब साइमन कमीशन भारत आया 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए, इसका बड़ा विरोध हुआ क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का प्रचंड विरोध हुआ, देश भर में उसे काले झंडे दिखाए गए। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक
एक चुनौती दी कि एक तो हम अपने आयोग को भेजकर भारतीयों के लिए एक कानून बनाना चाहते हैं, बेहतर कानून बनाना चाहते हैं, और दूसरा ये भारतीय है कि विरोध कर रहे हैं, यह स्वयं में कोई कानून बनाने में सक्षम नहीं। इस चुनौती से भारतीय राष्ट्रवादियों में एक प्रतिक्रिया हो सकती है। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बंबई में एक सर्वदलीय बैठक हुई। उद्देश्य था एक संविधान का निर्माण करके अंग्रेजों को जवाब देना, संविधान बना। पहली बार भारतीयों द्वारा एक संविधान बनाकर यह दिखाया गया कि हम सक्षम हैं संवैधानिक नियमों को बनाने में। लेकिन हम कह सकते हैं यह स्वतंत्र भारत के या राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों के अनुरूप संविधान नहीं था। यह संविधान एक डाउनिंग स्टेटस का संविधान होने के कारण आगे मुस्लिम लीग द्वारा भी प्रतिवाद के कारण खारिज हुआ। आगे बढ़ते हैं। वामपंथी विचारक किंतु राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत एम राय महोदय 1934 में एक संविधान सभा की बात करी। ये समाजवादी विचारधारा के थे। ऐसा माना जाता है कि रूस के महान क्रांतिकारी लेनिन के भी मित्रों में से। लेकिन जब समय आगे बढ़ा 1934 गांधी ने अपने एक शीर्षक द ओनली वे, बच्चों ध्यान दीजिएगा, द ओनली वे में इस बात पर जोर दिया कि अब एक ही रास्ता है भारतीयों के लिए, अपना संविधान और स्वदेशी संविधान। यह संविधान एक स्वतंत्र निर्वाचित भारतीयों के माध्यम से ही बना जा सकता। तो इस प्रकार, लेकिन न तो ऐसी किसी संविधान सभा का गठन हुआ, समय बीतता गया और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 1939 से 45 के बीच ये विश्व युद्ध चला। उस दौरान भारतीयों का सहयोग पाने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि भारत को ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की इच्छा से युद्ध में शामिल कर लिया। एक अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। इसमें अस्पष्ट रूप से संविधान सभा का एक सपना दिखाया। थोड़ा आगे बढ़े तो जब विश्व युद्ध अपने चरम पर और ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन हार भी सकता है, जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी की सेनाएं विजय की ओर बढ़ रही थी। अनिवार्य हो गया था कि भारतीयों का सहयोग लिया जाए। लेकिन अब भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के युद्ध मंत्री मिस्टर क्रिप्स स्वयं था। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव में संविधान देने की बात कही। लेकिन एक पेंच था, वो ये था कि क्रिप्स ने कहा आफ्टर ओवर द वॉर, गांधी को ये पसंद नहीं। गांधी ने इसको खारिज कर दिया और कहा हमें कोई पोस्ट डेटेड चेक नहीं चाहिए, हमें जो भी देना है नकद दीजिए, अर्थात तत्काल दीजिए। बहरहाल द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान
या लगभग समाप्त हो रहा था, भारत में भी राष्ट्रवाद में उबाल आ गया था। ब्रिटिश सरकार ने अब ये समझ लिया था कि भारत पर नियंत्रण संभव नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन से जो जन जागृति आई, जो इससे पूरे देश में ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलन फैला, उससे ब्रिटिश सरकार ने तय कर लिया और एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी है। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन भी हो गया जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध में था। ब्रिटेन में चुनाव हुए फरवरी 1946 में। इसी दौरान वहां की लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की, यह कि चुनाव के बाद अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत को आजाद करना चाहिए। यदि वहां का एक प्रसिद्ध नेता चर्चिल इसके खिलाफ, तो अगर हम कहें भारत में उस संविधान सभा जिसने स्वतंत्र भारत के लिए एक पवित्र दस्तावेज तैयार किया का गठन अंततः किस कमेटी पर हुआ? बच्चों, प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? तो इसका उत्तर हमें कैबिनेट मिशन देना होगा। यह ऐतिहासिक बैकग्राउंड में समझने में सहायक है। कैबिनेट मिशन, इसे हम मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल भी कह सकते हैं। यह 24 मार्च 1946 को भारत आया। 3 सदस्यीय इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस, इसके 2 अन्य सदस्य थे, एक एबी अलेक्जेंडर और एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स। इसका उद्देश्य था भारत को आजाद करना। दोस्तों, भारतीयों के संविधान निर्माण में उनकी सहायता की। कैबिनेट मिशन अपने इस लक्ष्य में, भारत को आजाद करने में, तो सफल नहीं रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की मांग को जब सामने रखा तब कैबिनेट मिशन ने उसे इनकार कर दिया। लेकिन संविधान सभा के गठन में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही उस संविधान सभा का निर्माण हुआ और यह आजादी के पहले शुरू हो गया, जिसमें उस महान लोकतांत्रिक भारत का संविधान बनाया जिसकी प्रासंगिकता आज है। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया। यह चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। अभी देश का विभाजन नहीं था। मुस्लिम लीग के भी सदस्य चुने गए, लेकिन वे संविधान सभा में पहले शामिल नहीं हुए। कुल 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इसमें 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से। देसी रियासतें वे थी जिनको ब्रिटिश सरकार ने एक स्वतंत्र परिस्थिति दे रखी थी। इन लोगों ने अपने 93 प्रतिनिधि भेजे, 4 हाई कमिश्नरी क्षेत्र से चुने। इस प्रकार कुल 389 सदस्य संविधान सभा को चुने। इनमें से आइए देखते हैं कि कांग्रेस से 208 सदस्य चुने गए,
मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुने गए, निर्दलीयों की संख्या 8 थी, और सबसे रोचक है कि संविधान सभा में 15 महिलाएं भी चुनी गई। इस प्रकार निर्वाचन के तरीके पर विचार थे। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई सभा नहीं थी, जैसा कि आज की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आम लोग भाग। सबसे पहले 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया, और चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान पद्धति को अपनाया गया, अनुपातिक प्रणाली को अपनाया गया। इसमें जाति एवं सांप्रदायिक आधार पर भी सीटें निर्धारित की गई, और जैसा कि उस समय की परिस्थितियों में यह आवश्यक था। और अगर हम तत्कालीन देश की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 36 करोड़ की जनसंख्या उस समय भारत में थी, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा गठित हुई। संविधान सभा में जाने माने विद्वेता, व्यवसायी, शिक्षाविद एवं रियासतों के जानकार। यहां रोचक है जानना कि कई रियासतों ने संविधान सभा में हिस्सा लिया, जैसे कि हैदराबाद रियासत जो अपने को स्वतंत्र रखना चाहती थी, उसमें संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया। महात्मा गांधी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनका महात्मा बना। और इस प्रकार भारतीय संविधान सभा की गतिविधि आगे बढ़ती है, और 9 दिसंबर 1946 को दिन सोमवार सुबह 11 बजे संसद के एक विशेष भवन पुस्तकालय में संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक आयोजित की। स्वाभाविक है कि सभी सदस्य इसमें नहीं रहे। मुस्लिम लीग ने पहले इसका बहिष्कार किया, और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका प्रोटम अध्यक्ष चुना गया। प्रोटम का मतलब है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वरिष्ठ थे डॉक्टर साहब, बिहार के जाने माने विद्वेता थे, और परीक्षा में ध्यान रखें कि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हमें उत्तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही देना। और अगर प्रश्न ये है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये निर्वाचित नहीं थे। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के नाम से भी जानते हैं। गांधीवादी विचारधारा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री थे। संविधान के निर्माण में इनका बड़ा योगदान है। स्वतंत्र भारत में ये पहले राष्ट्रपति थे, और भारत के राष्ट्रपतियों में 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को सभापति चुना गया, और इस प्रकार संविधान निर्माण की गतिविधियां शुरू हुई। यहां हम बताना चाहें संविधान सभा पर कुछ कमेंट्स
अनेक आलोचकों ने, समीक्षकों ने ये कहा कि क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के सदस्य थे, तो एक ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय है, उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। ये भी एक कमेंट है कि संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि बच्चों इसमें वकीलों की संख्या, विधिवेत्ताओं की संख्या ज्यादा है। संविधान सभा के समक्ष एक गंभीर चुनौती थी, क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान देश का विभाजन हो गया। देश विभाजन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया, जो 20 जून 1948 तक भारत में गवर्नर जनरल बने। हम देखते हैं कि संविधान सभा के समक्ष क्या चुनौती, देश विभाजन के दौरान सांप्रदायिक वातावरण में एक ऐसा संविधान बनाना जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो, राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों विचारों को समाहित करते हुए एक ऐसा संविधान बनाना जो भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक छवि के अनुकूल इसको एक नई दिशा दे सके। संविधान सभा एक लंबा वक्त लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान के निर्माण में लगे। उस समय संविधान सभा में कौन से प्रावधान शामिल किए जाएं, क्या ना शामिल किए जाएं, इसके लिए विशेषज्ञों की अलग अलग कमेटी बनाई गई और उन्होंने दुनिया के कई देशों को, जैसा कि प्रमाणित पुस्तकों में लिखा जाता है, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया संविधान सभा ने। संविधान सभा के कार्य को आसान करने के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया। इसमें से सबसे बड़ी कमेटी फंडामेंटल राइट कमेटी थी, अर्थात मूल अधिकार समिति, जिसमें 54 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो उस समय भारत के गृह मंत्री थे। संविधान के कार्य अंग्रेजी माध्यम में होते हैं। बच्चों, आज ऐसा लगता है कि क्या संविधान सभा ने अपनी एक राष्ट्रभाषा को न अपनाकर और अंग्रेजी भाषा में ही संविधान की रचना करके क्या भारत के भविष्य के साथ एक ठीक निर्णय लिया? यहां बात इसकी है कि उस समय विधि संबंधी कार्य एक सहज भाव में अंग्रेजी माध्यम में, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ये ज्यादातर हमारे संविधान सभा के विधि विशेषज्ञ विदेशों से अंग्रेजी माध्यम में पढ़े थे, उनके लिए सहज था। आज प्रश्न गौर है, क्योंकि आज भारतीय संविधान का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये काम स्वतंत्र भारत की सरकार ने किया है। तो अंग्रेजी माध्यम में संविधान सभा कार्य कर रही थी, और जब 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, तो ठीक इसके बाद 13 दिसंबर 1946 की तिथि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विस्तृत सार तत्व के रूप में कह सकते हैं कि नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ही भारतीय संविधान को डेवलप किया गया, विकसित किया गया। उन
आदर्शों को उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किया गया, जिससे कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करते हुए भारत का संविधान बना। चलिए संविधान आगे बढ़ते हैं। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन किया। जैसा कि अभी हमने बताया कि सबसे बड़ी समिति मूल अधिकार समिति, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी से कर, पांडुलिपि कमेटी कर, और इसमें कुल 7 सदस्य, और इस प्रारूप समिति का दायित्व या अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। 29 अगस्त आजादी के कुछ दिन बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाकर संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता भी माना जाता है। लंबी कहानी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। संक्षेप में ये महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, वेद विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, देश में दलित बौद्ध आंदोलन का आधुनिक भारत में इन्हें अगुवा कर सकते हैं। और उस समय के भारत में सबसे अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त दलित नेता संविधान सभा में पहले ये बंगाल से चुने गए, और वो भी ध्यान रखना मुस्लिम लीग की सहायता से। एक बड़े नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो बांग्लादेश जो पाकिस्तान चले गए, बाद में लौटकर भारत गए, उनकी मदद से यह संविधान सभा। लेकिन देश के विभाजन के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वो सीट खतरे में। अब प्रश्न उठा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अनुभव और योग्यता का लाभ उठाने के लिए इन्हें संविधान सभा में कैसे लाया जाए। उस समय बंबई प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री बीबी खेर हुआ। उनसे कहकर, और उस समय बंबई प्रेसिडेंसी में एक सीट रिक्त हुई थी, यहां लिखा हुआ है यम जयकर बॉम्बे। यम जयकर की सीट रिक्त होने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बंबई प्रेसिडेंसी से भारतीय संविधान के प्रारूप या रूपरेखा के निर्माण में इनका योगदान हमेशा याद किया जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान निर्माण में अन्य क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा सलाहकार लिखा BN, अर्थात यहां पूरा नाम लिखा है बेनिगल नरसिंह। ये महान विशेषज्ञ और संविधान सभा के सलाहकार के रूप में ऐसा माना जाता है कि संविधान का मूल प्रारूप सबसे पहले इन्होंने ही बना दिया। लेकिन परीक्षा में कुछ लाने पर हम ये कह सकते हैं कि ये इस संविधान के प्रारूप का श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ये अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए इन्होंने कोई पैसे नहीं लिए संविधान। इस प्रकार डॉक्टर BN राव की एक महत्वपूर्ण भूमिका। एक बात यहां पर मुझे याद आ रही है कि हमारा संविधान
इतना विशाल हो गया भाई, बच्चों को पढ़ने में इतने अनुच्छेद एक समस्या लगती है। क्या आवश्यकता थी इतना बड़ा संविधान बनाने के लिए? तो एक रोचक प्रसंग है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी तो सदस्यों ने आपस में हंसी मजाक किया। बिहार के राजा दरभंगा ने एक प्रश्न किया मजाक में कि दोस्तों, हमारा संविधान, क्योंकि संविधान सभा बहुत बड़ी थी, हमारा संविधान और इसका प्रतीक चिन्ह हाथी क्यों लिया गया था? हमारे मैथोलॉजी में, सांस्कृतिक परंपराओं में हाथी को शुभ का प्रतीक माना जाता है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी क्यों लिया गया? इसी प्रकार अमेरिका ने जब अपना संविधान बनाया था तो अमेरिका ने अपना संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह गधा चुना था। एक प्रणाली होती है। तो कहा दोस्तों, हमारा संविधान हाथी की तरह विशाल होना चाहिए। सचमुच में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विश्व के विशालतम संविधान का निर्माण कर दिया। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए कुल 11 सत्र आयोजित किए गए और इसका कुल 3 बार वाचन हुआ। यह नियम हमारे यहाँ कानून की प्रक्रिया में होता है कि 3 बार संविधान की रीडिंग की जाती है। और संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपए गए। उस समय के हिसाब से ये धनराशि काफी। और कभी कभी तो ये लगता है कि संविधान निर्माताओं को धन नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये अलग विषय है, इस पर मेरी कोई व्यक्तिगत ऐसा करेंगे। और संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर, आज ये संविधान दिवस के रूप में, पहले तो इसे हम कानून दिवस के रूप में मनाते थे, आज इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अधिनियम अंगीकृत आत्मात्म अडॉप्टेड इनेक्टेड गिवन आवश्यक, ये 3 शब्द हैं बन गए। अतः संविधान, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि संविधान का निर्माण, जब कंफ्यूजन तब होता है जब आता है कि अंगीकृत अधिनियम। संविधान 26 नवंबर 1949 को बंद कर दिया है, लेकिन इसको लागू करने का निर्णय 26 जनवरी को। एक ऐतिहासिक तिथि है 26 जनवरी भारत के इतिहास में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन आंशिक रूप से लगभग 15 अनुच्छेद, जिसमें नागरिकता, निर्वाचन, आंतरिक संसद, चुनाव आयोग जैसे विषय उसी दिन लागू कर दिए गए जिस दिन हमारा संविधान बना। अतः यहां एक आवश्यक प्रश्न आता है। यहां से प्रश्न हो कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो उत्तर है 26 नवंबर। अगर प्रश्न हो कि संविधान का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट या लागू कब किया गया, तो उत्तर है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के बारे में यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी अंतिम बैठक कब। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हो गई। कई निर्णय लिए गए, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को इसमें, और एक रोचक तथ्य कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और यहां पर संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जबकि विभाजित संविधान सभा में आजादी के बाद 389 सदस्यों से घटकर उनकी संख्या 299 है।
284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। बच्चों, फ्रांस की संविधान सभा की तरह हमारी संविधान सभा डबल रोल में दोहरी भूमिका में। एक का इसका स्वतंत्र भारत के लिए एक मास्टर लॉ, प्राथमिक कानून अर्थात संविधान का निर्माण करना था, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने बताया था। दूसरा, समकालीन परिस्थितियों में गरीबी के लिए, भूखमरी के लिए, सांप्रदायिकता के लिए, देश की सीमा से जुड़े अनेक उस समय निर्णय जो लिए जाने थे, वह कार्य करना। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा की अनेक समितियों में, जैसे संघ समिति में आपने देखा कि नेहरू और प्रधानमंत्री भी, इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की तदर्थ झंडा समिति में थे और सभा के अध्यक्ष भी। इस प्रकार आते हैं कंक्लूजन की ओर कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और हमारा संविधान जब बना और उसमें अंतिम में जब प्रस्तावना जोड़ी गई तो उसमें ये शब्द आते हैं, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का संविधान। गणराज्य का मतलब निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष का होना, अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन की छुट्टी होगी, किसी भी स्तर पर जो भी हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा, जैसा कि संसदीय प्रणाली में होता है, वो निर्वाचित होगा और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि संविधान जब तैयार हो गया, ठीक है, तो संविधान को लिखने के बाद यह भी प्रश्न अभी यूपी की पदस्थी में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का लेखन किसने किया, तो हम कह सकते हैं प्रेम बिहारी नारायण। यह कैलीग्राफिस्ट संविधान के प्रत्येक पन्नों पर इनका नाम भी मिलता है। इन्होंने नेहरू से निवेदन किया और उस संविधान पर जो सुंदर चित्रकार नंदलाल बोस, भारत के महान राष्ट्रवादी चित्रकार, इन्होंने चित्रकार किया और सुंदर भाषा में हाथ से लिखने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण यादव को। तो इस प्रकार हमारी संविधान सभा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया। आज के इस लेक्चर में जो परीक्षा योग्य प्रश्न आते हैं, संक्षेप में हम रिवीजन करते हैं कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? नेहरू ने पेश किया। और संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284। तो बस बच्चों, आज हम संविधान सभा में संक्षिप्त में हमने परिचय दिया। आने वाले वीडियो में हम संविधान पर क्रमबद्ध और परीक्षा से बेहद जुड़ी हुई जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।